ठीक है, काम जो वो क्या करना है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की क्या है, नाकाबिलियत है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसकी वजह से इट ट्राइज टू रिमेन इन इट्स। चलिए बेटा, यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा बेसिक सा काम है, धीरे धीरे। एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि डेली की चीजें जो ना कनेक्टेड होंगी, आपने डेली का काम घर जाके जरूर पढ़ना है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कंसेप्ट है कि अगर हम नॉर्मली बात करें, बिल्कुल बेसिक से अगर हम शुरू करें, तो हमने एक ब्रांच जो है वो पढ़नी स्टार्ट करी थी, सारे बच्चे गौर कर रहे होंगे, बड़ा बेसिक सा काम है। हमने एक ब्रांच शुरू करी थी, दैट इज योर मैकेनिक्स। हमने क्या पढ़ना शुरू करा था, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था। मैकेनिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना, क्या कहलाता था, मैकेनिक्स कहलाता था। इस मैकेनिक्स के फिर हमने क्या 3 हिस्से जो हैं वो डिस्कस करने थे, ठीक है। उन 3 में से 2 जो हैं वो हम कर चुके हैं। कि पहला जो हिस्सा है उसको नाम दिया था स्टैटिक्स। क्या नाम दिया था, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब है सर, ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे था, रेस्ट पे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो हमने हिस्से को क्या नाम दिया था, स्टैटिक्स नाम दिया था। ऐसे ही अगला जो पोर्शन है सर उसको नाम दिया था काइनेमेटिक्स। क्या नाम दिया था, काइनेमेटिक्स, ठीक है। और अगला जो पोर्शन था सर उसमें जो नाम हमने देना था वो नाम था डायनेमिक्स। क्या नाम था, ये चीजें जो है ना सर वो हम पढ़ रहे थे। एक जो था सर वो हमारे पास था स्टैटिक्स, दूसरे वाला जो है वो है काइनेमेटिक्स, और तीसरे वाला हिस्सा जो है सर उसका नाम क्या था, डायनेमिक्स। गौर कर रहे होंगे, कुछ नहीं लिखना आपने, कि मैकेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी मोशन को स्टडी करना है, क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। इसमें अगर मैं बात करूं, एक हिस्से का नाम स्टैटिक्स है, दूसरे का काइनेमेटिक्स है, और तीसरे हिस्से का नाम क्या है, डायनेमिक्स है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। आपके सिलेबस का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है इसमें। अगला जो वर्ड है वो क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में होता है। डायनेमिक्स में अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक्स में भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस में होता है, मोशन में होता है। कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां भी किस में है, मोशन में, वहां भी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। अब अगर मैं बात करता हूं तो काइनेमेटिक्स में आप उसके कोज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मोशन का कोज क्या है, ये कुर्सी यहां पे रखी है, चेयर यहां पे रखी है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करने लगेगा, मूव। सिंपल सी बात ये है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बॉडी है, जो पिछला काम हमने करा है वो क्या कहलाया था, काइनेमेटिक्स। यूनिट नंबर 2 को जो हमने नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, काइनेमेटिक्स नाम दिया था। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन किस वजह से मूव कर रहा है वो हमने कोई भी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाया था। समझ आ रही है ये बात आपको, ठीक है। जब आप कोज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन का कोज क्या है, फोर्स, आप फोर्स की बात नहीं करोगे यहां पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, बुलेट मूव कर रही है, हमने मोशन की बात तो करी लेकिन किसकी बात नहीं करी, उसके कोज की। कोज का मतलब क्या है, किस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो किस में आया था, मोशन में आया था, उसकी बात नहीं करी है, तो वर्ड क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। लेकिन अगर आप किसकी बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे, और मोशन का कोज जो है सर वो क्या है, फोर्स है। आप अगर पिक्चर में किसको ले लेंगे, फोर्स को, तो हम जो नाम है वो क्या दे देंगे, डायनेमिक्स, ठीक है। विद एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, जब आपने फोर्स लगाया कितने का, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दोनों बातों में अंतर आ रहा है। एक अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद 10 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। और एक दूसरा केस जो है वो मैं क्या मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग सेवन न्यूटन फोर्स हैव 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। दोनों केसेस में अंदर समझ में आ रहा है। एक में मैं क्या कर रहा हूं, उसमें भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसमें भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन दोनों में जो अंतर है, अंतर क्या है सर, कि इसमें ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है लेकिन ये नहीं पता क्यों भाग रहा है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, लेकिन कब भाग रहा है, जब उस पर फोर्स लगाया, कितने का फोर्स लगाया, 7 न्यूटन का। तो यहां पे फोर्स जो है वो पिक्चर में नहीं है, यहां पे फोर्स जो है वो पिक्चर में है। जब फोर्स पिक्चर में नहीं है तो नाम जो है वो क्या बन जाता है सर हमारा, ये जो है ये क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स। और जब फोर्स पिक्चर में है तो ये हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, डायनेमिक्स। तो ये जो है वो डायनेमिक्स के बेसिस पे जो पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स। यूनिट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स, फोर्स का नाम आ जाएगा। यूनिट नंबर
3 और 4 दोनों जो है वो किसके बेसिस पे हैं? डायनेमिक्स के बेसिस पे हैं। समझ आ गई बात आपको कि अब तक आपने फोर्स नाम को पिक्चर में नहीं लिया था तो वर्ड जो वो क्या था? काइनेमेटिक्स। अब आप लगातार फोर्स को पिक्चर में लेंगे तो नाम जो वो क्या बन जाएगा? डायनेमिक्स। ठीक है, मतलब कि अगर यूनिट नंबर 3 को ब्रॉड वर्जन में कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हम जो अब डिस्कस करेंगे सर वो किसको डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करने वाले हैं? लॉज ऑफ मोशन को। समझ आ गई ये बातें आपको कि मैंने आपको क्या बताया? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना। स्टडी किस पे हो सकती है? रेस्ट पे या फिर किस में? मोशन। मोशन वाली के फिर 2 पार्ट हैं, एक जब फोर्स की बात नहीं करेंगे, एक जब फोर्स की बात करेंगे। बाद में उतारना बेटा, मैं लिखवाऊंगा सारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के फोर्स की बात नहीं करेंगे, मोशन में है तो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। फोर्स की भी बात कर रहे हैं तो सर क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स। एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फोर्स को पिक्चर में नहीं लिया गया है, क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। फोर्स को पिक्चर में लिया है तो क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स। ओके, रिपोर्ट है। पढ़ना शुरू क्या करना है? डायनेमिक्स को। डायनेमिक्स के ए पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस कर रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन। बड़ा शानदार काम होगा। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा खोल के बैठना है, धीरे धीरे लेवल जो है वो क्या करते चलेंगे? बढ़ाते हुए चलेंगे। समझ आ गई बात? इतने पोर्शन को उतारना है, उतार लीजिए, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। चलिए, तो हमने यहां पे शुरुआत जो है वो किससे करनी है कि सर मैकेनिक्स वाले पोर्शन में हम किसको लेके चलेंगे? फोर्स को। फोर्स से रिलेटेड काम जो हमने करना है। अच्छा, एक जो पोर्शन है वो हमारे पास कौन सा? थ्योरी जो हम लिख रहे होंगे कि फोर्स क्या है, मतलब इस तरीके की चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं लिखवाऊंगा ही। जैसे यहाँ पे आप इनर्शिया को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो डिस्कशन जो है वो हम किसका करते हैं? पहले मैं फोर्स ही जो है वो हल्का सा आपको बताता हूँ, हल्का फुल्का आइडिया जो है। पहले थ्योरिटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। एक वर्ड है फोर्स, फोर्स को लिखा है, एफ के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर साइन लगा दिया। ठीक है, फोर्स के बारे में हमने बात करनी है। फोर्स को किससे लिख दिया? एफ से। एफ के ऊपर क्या लगा दिया? एरो साइन आपने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। पहले से ही पढ़ रखा है आपने 9वीं क्लास से। होता क्या है? फोर्स क्या है? पुश है या क्या है? पुल। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो इट इज पुश और पुल। ये जो है सर ये क्या है? इट इज पुश और पुल। ठीक है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? पकड़ के खींचना है या क्या करना है? धकेलना है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो चाहे क्या करो, पुल कर रहे हो। किसी भी चीज को पकड़ के खींच लो या उस पर क्या लगा दो? धक्का लगा दो। ठीक है, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज, विच चेंज और ट्राई टू चेंज, ऐसे लिख लेते हैं, विच चेंज और ट्राइज टू चेंज। ठीक है, कि अगर मैं फोर्स के बारे में बात करता हूं तो फोर्स क्या है? पुश है या क्या है? पुल। विच चेंजेस, जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, विच चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सुने बेटा ध्यान से कि चीजें जो हमने क्या डिस्कस यहां पे करनी है, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे कि काम आपके पास क्या कुछ है। ठीक है, एंड डायरेक्शन। क्या लिखा है इस बात पे गौर कर रहे होंगे एक बार। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। काम जो है वो आपने क्या कुछ समझना है उस पर ध्यान देंगे। फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोर्स के बारे में पहले अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स को किससे लिखा जाता है? एफ। बिल्कुल एक छोटी सी बात बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सर हमने जो है वो यहाँ पे टाइप पढ़े, एक काइनेमेटिक्स और एक क्या है? डायनेमिक्स। हमने शुरू क्या करा? डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में जो पहला वर्ड आया वो क्या आया है? फोर्स। ठीक है, हालांकि इसको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, अभी बस इसकी डेफिनेशन वाले पार्ट पे चल रहे हैं कि फोर्स के बारे में हमने डिटेल में काम करना है कि फोर्स को किससे लिखा जाता है? एफ से। एफ के ऊपर क्या है? एरो साइन। तो फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। होता क्या है? ये पुश है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचना है या क्या है? धकेलना। जिसकी वजह से जैसे ये चेयर रखी हुई है किस पे? अभी रेस्ट पे। मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये किस में आ जाएगी? मोशन में। सिंपल सी बात है कि फोर्स आपने लगाया जिसकी वजह से क्या? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में चला गया है? अब मोशन में चला गया। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके घरों में रखा है, आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। किस वजह से मूव करा? क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया है? फोर्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है,
आप उस पर फोर्स लगा के उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी क्या बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। काम जो वो आप क्या कर रहे हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूं कि ये मार्कर जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने फोर्स लगा के इसको कहां फेंक दिया, उल्टी डायरेक्शन में। कोई चीज जो है वो जा रही थी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो बॉल आ रही है, आपने बैट से स्ट्राइक करके उसकी क्या बदल दी, डायरेक्शन भी बदल दी, स्पीड भी बदल दी, आपने बहुत सारी चीजें कर दी। समझ आई है बात आपको कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो किस में जा सकता है, मोशन में। मान लो चेयर रेस्ट पे है, आपने इस पे धक्का मार दिया तो ये कहां चली जाएगी, मोशन में। ये भाग रही थी, आपने इसको, बॉल आ रही थी, भागती हुई बॉल आ रही थी, आपने कैच कर लिया तो वो क्या होगी, रेस्ट पे आ गई। ऐसे ही बैट ने बॉल को स्ट्राइक करा तो काम जो वो क्या हो गया, उसकी क्या बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है, क्या हमेशा फोर्स ऐसा कर पाएगा, दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इस वजह से वर्ड जो है वो क्या है, या तो चेंज हो जाएगा या चेंज करने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही है। समझ आ रही है ये बातें। हालांकि फोर्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लगा रहे होंगे। अभी के लिए तो बस क्या था कि काइनेमेटिक्स से जब डायनेमिक्स में गए तो क्या ऐड हो गया, मोशन तो वहां भी था सर, लेकिन क्या ऐड हुआ कि मोशन का कारण क्या है। मोशन का कारण क्या, कि हम पहले पढ़ रहे थे कार इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से। अब क्या पढ़ रहे हैं, गाड़ी इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकंड एज इंजन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। समझ आइए बात, कि पहले तो गाड़ी मूव कर रही थी, अब गाड़ी मूव क्यों कर रही है, क्योंकि इंजन उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स। और इसी फोर्स को हमने क्या करना है कि फोर्स की वजह से तो या तो चीजें चेंज होंगी या चेंज होने की क्या होगी, कोशिश। आप दीवार पे धक्का मार रहे हो, क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो। तो वर्ड क्या लिखा है मैंने साथ में, ट्राइज वर्ड जो है वो लिखा है। क्या हो सकता है, रुकी हुई चीज भाग सकती है, भागती हुई रुक सकती है, ये उसकी स्पीड कम हो सकती है, और या आप उसकी क्या बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। ये जो काम है सर, ये किसके अंडर में आता है, फोर्स के अंडर में। समझ आई है ये बातें आपको। अब अगला जो काम जो हम डिस्कस करेंगे, मैं थ्योरी वाला पोर्शन हल्का हल्का सा आपको समझा रहा हूं, और डिटेल में हम इसके में चलेंगे। ठीक है, मेन जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, इसके बाद जो हम डिस्कस यहां पे करते हैं, दैट इज योर इनर्शिया। हम जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे सर, इनर्शिया को। इनर्शिया आपको पता है इनएबिलिटी है किसी भी एक बॉडी की। ठीक है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ये इनएबिलिटी है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की क्या है, नाकाबिलियत है। ठीक है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, काम जो वो क्या करना है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की क्या है, नाकाबिलियत है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट ट्राइज टू रिमेन in its state of rest or it is inability of a body by virtue of which it tries to remain in its state of rest or motion। ठीक है, जिसकी वजह से by virtue of which it is unable लिख सकते हैं या remain लिख सकते हैं, by virtue of which it is unable to change, बात एक ही है, unable to change its state of rest, motion and direction। सुने भाई ध्यान से, वर्ड जो है ना वो बहुत सारे हैं, हर एक वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। कि पहली जो बात है सर वो क्या है, इनएबिलिटी है। सर सुबह सुबह का टाइम है, आप इनएबिलिटी में बात क्यों कर रहे हो, नाकाबिलियत में बात क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो नाकाबिलियत की बात क्यों करेंगे, जैसे आने वाले टाइम में जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा इट इज इम्पॉसिबल। हम जो फिजिक्स में डील करते हैं वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इनएबिलिटी, क्यों, इट इज एबिलिटी लिखनी है। कि अगर मैं बात करता हूं तो इस एसी के बारे में मान लो बात करो तो इसकी काबिलियत बहुत सारी है सर। ठीक है, देखने में सुंदर है। ठीक है, अगली जो मैं बात करूं कि भाई ये जो है वो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है, बिजली कम लेता है, बहुत सारी चीजें हैं। नाकाबिलियत की क्या बात है कि सर जब तक इसको नहीं छेड़ेंगे, वो उस वाले को देख लो, ये अच्छा नहीं लग रहा तो उस वाले एसी को देख सकते हैं, वो तो ठीक ही है। ठीक है, हाँ, तो काम जो वो क्या करना है आपने, कि चीजें जो है सर वो क्या करनी है, समझना क्या है, बातों पे ध्यान दें कि कल भी ये यहीं लगा हुआ था, आज भी ये यहीं लगा हुआ है। ठीक है, पिछले 4 साल से ये कहाँ है, वहीं का वहीं है।
क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का छोटा सा, भाई इसको ना साइलेंट कर तू थोड़ा सा, तो साइलेंट है ये, तू भी साइलेंट हो जा, और कोई जरूरी है तो बाहर जाके बात कर ले, वीडियो कॉल बाद में करियो। समझो क्या करना है, इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में काम करना है। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि वो खुद से मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्या मतलब है? कोई भी चीज, जैसे ये चेयर है, कल की यहीं रखी हुई है, क्या ये खुद यहां से उठ के वहां चलेगी? नहीं। इसकी काबिलियत के बारे में बात क्यों नहीं कर सर? काबिलियत तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन एबिलिटी जो है वो क्या है? एक सिंपल है कि ये खुद से क्या नहीं कर पाएगी, अपनी स्टेट को क्या नहीं कर पाएगी, चेंज नहीं। ये रेस्ट पे पड़ी है, ये कब तक रेस्ट पे पड़ी रहेगी? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज रेस्ट पे है तो वो किस पे पड़ा रहना चाहती है? रेस्ट पे। कोई मोशन में है तो वो किस में रहना चाहती है? मोशन में। जो जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलते रहने की कोशिश करती है। तो वर्ड जो है सर वो क्या है? इनएबिलिटी। आपने इनएबिलिटी के बारे में बात क्यों करी? क्योंकि बेटा एबिलिटी तो बहुत सारी हैं, सबकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपने भाई अनुराग की बात करूं तो एबिलिटी तो उसमें बहुत सारी हैं। नाकाबिलियत क्या है? इनएबिलिटी एक ही है कि बोलना बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बताएंगे एक लड़का है बहुत सुंदर सा है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कोचिंग दी बेस्ट कोचिंग का वो हिस्सा है। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, बुलेट बाइक पे आता है। ठीक है, और भी मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, गिनवाएं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात कि पूरी क्लास में जो बोलना बंद नहीं करेगा उसका नाम सिंपल सा क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो क्या है? इनएबिलिटी। कि आप जो डील करते हैं, वैसे भी हमारे कल्चर में भी है कि आपको क्या बतानी है, बुराइयां बतानी होती हैं, इस वजह से क्या वर्ड यूज कर रखा है? इनएबिलिटी। कल्चर की वजह से नहीं है, एबिलिटी तो बहुत सारी हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है सर? एसी अलग है, चेयर अलग है, व्हाइट बोर्ड अलग है, लैपटॉप अलग है, कैमरा अलग है, सबकी अलग अलग काबिलियत है। सबकी नाकाबिलियत एक है कि ये खुद से क्या नहीं करेंगे? मूव नहीं करेंगे। इस वजह से आप जो है किस में गए हो? इनएबिलिटी में। कि वो अपनी ना तो किसको बदल पाएंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल पाएंगे, ना मोशन को बदल पाएंगे, ना किसको बदल पाएंगे? डायरेक्शन को। 9वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है, उसी को ही थोड़ा सा मैं पहले पढ़ा रहा हूं। उसके बाद फिर हम अपने कौन से वर्जन पे जाएंगे? 11th वाले पे जा रहे होंगे। ठीक है, कि हमने जो पढ़ना है सर, पहले तो हमने फोर्स को पढ़ा, ये सेम फोर्स की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हो। इसी तरीके से आपने किसको पढ़ा? इनर्शिया को। इनर्शिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई भी बॉडी खुद इस काबिल नहीं है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और किसको बदल सके? डायरेक्शन को बदल सके। इसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो हम जो हैं इनर्शिया को फिर डिफाइन करते हैं। और इनर्शिया जो है सर वो हम डिफाइन करते हैं 3 टाइप से। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया जो है सर वो हमारे पास क्या है? 3 टाइप की होती है सर। इनर्शिया के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इनर्शिया जो है वो 3 टाइप की है। बात नंबर 1 जो है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? कोई बॉडी किस पे है? रेस्ट पे, तो वो किस में ही पड़ा रहना चाहती है? रेस्ट पे ही पड़ा रहना चाहती है। ठीक है, फिर जो काम है सर वो हमारे पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहना चाहती है? मोशन में ही रहना चाहती है। नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जो बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी में ही चलता रहने की कोशिश करती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने पढ़ने हैं। ये बातें जो हैं वो हमने आगे चलानी है। ठीक है, इनर्शिया के बारे में बात करी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और एक वर्ड क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने पढ़ने हैं। इनर्शिया का मतलब क्या है? बॉडी जैसी है वो वैसा ही रहना चाहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, फिर जो वर्ड है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बॉडी एट रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। एग्जांपल के तौर पे आपने क्या पढ़ा था? 9वीं क्लास में क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जब एक कारपेट है और कारपेट को आपने क्या करा? छड़ी से आप पीटते हैं, क्या कोहनी मारते हैं? अच्छा, खींच लिया। ठीक, अच्छा वो वाला भी मतलब ये भी ट्रेंड में चल रही है चीजें। आप क्या करते हैं? एक चादर बिछाते हैं, उसके ऊपर ग्लास रखते हैं, चादर को एकदम झटके से निकाल देते हैं, तो काम क्या होता है कि जो ग्लास है वो किस पे रहते हैं? रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक क्या है? ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक छोटा सा कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर सिक्का रखा है। कार्डबोर्ड को एकदम से खींच देंगे तो सिक्का कहां गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। बॉडी जो रेस्ट पे है वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट पे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो किसका हो गया? टेबल, टेबल के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर ग्लास की एक अरेंजमेंट बनाई और आपने एकदम झटके से कपड़े को निकाल दिया तो ग्लास कहां रहे? रेस्ट पे रहे। दूसरा हमने क्या देखा? ग्लास, ग्लास के ऊपर क्या है? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का। कार्डबोर्ड को निकाल देंगे तो सिक्का कहां गिर जाएगा? नीचे। पेड़ है, पेड़ को आप अगर उसकी ब्रांचेस को हिलाते हैं तो फ्रूट्स कहां गिर जाते हैं? नीचे। ठीक है, क्योंकि जब हम किसको ब्रांच को हिलाते हैं तो ब्रांच तो किस में आ गई? मोशन में। फ्रूट किस पे ही रहा? रेस्ट पे। फ्रूट कहां आ गया? नीचे। एक कारपेट है, उसको स्टिक से जब आप क्या करते हैं?
पीटने की कोशिश करते हैं तो डस्ट पार्टिकल कहाँ निकल आते हैं? बाहर। क्योंकि जो हमारी कारपेट है वो तो किस पे आ गई? मोशन में। डस्ट किस में ही रहा? रेस्ट पे। कहाँ निकल आया? बाहर। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अगर आपने खाट जो है वो देखी है, खाट को सीधी करते हैं, उस पर लात मारते हैं, ठीक, डस्ट पार्टिकल कहाँ गया? बाहर। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और कोई एग्जांपल जो आपने पढ़े हैं कि आप बस में बैठे हैं, ये पुरानी 9वीं क्लास की बात हो रही है। क्लास कौन सी चल रही है अभी? 9वीं क्लास। थोड़ी देर के बाद 11th में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि काम जो सर वो हमने क्या करना है? अगली बात, बस में बैठे हो, बस स्टार्ट होती है तो आप कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बस रेस्ट पे थी, आप भी किस में थे? रेस्ट पे। बस जो है स्टार्ट हुई तो आपका लोअर पोर्शन तो किस में आ गया? मोशन में। लोअर पोर्शन मोशन में जाएगा तो अपर वाला पोर्शन कहाँ है? एक तरीके से कहाँ रहेगा? पीछे। ये जो काम है ना वो आपने पढ़े हैं। समझ आ रही है ये बात? ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने देख रखी हैं। अगला नाम जो है सर वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। कोई बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहना चाहती है? मोशन में। पंखा है, बंद कर देंगे, क्या एकदम से खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। वो किस में रहने की कोशिश करता है? मोशन में। ऐसे ही जब ब्रेक लगते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? आगे की तरफ जाते हैं। कारण क्या है कि सर हम पहले किस में थे? मोशन में। ब्रेक लगे, लोअर पोर्शन तो किस में आ गया? रेस्ट पे। हम किस में ही रहे? मोशन में रहे। और भी बहुत सारे एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, अभी तो पुरानी बातें चल रही हैं। ठीक है, अगला जो काम है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो क्या कहती है? जो बॉडी जिस डायरेक्शन में वहीं चलती रहेगी। जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, या मतलब कि आप नहीं जाते हैं, किसी और को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं? छत पे सामान को रस्सी से बांधते हैं। कारण क्या है सर उसका? क्योंकि जैसे ही बॉडी जो है, मतलब गाड़ी जो है वो इस तरीके से चल रही है, तो डायरेक्शन क्या है? ये टर्न आया, गाड़ी तो मुड़ जाएगी, सामान दूसरे की छत पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी तो डायरेक्शन क्या बनी हो? इसकी डायरेक्शन तो क्या है कि मैं कैसे ही चलता रहूंगा? सीधा ही चलता रहूंगा। इसलिए क्या करा गया? उसको रस्सी से बांधा गया ताकि वो कार की डायरेक्शन के साथ अपने आप को क्या कर ले? अलाइन कर ले। यस सर, मतलब कि वो डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, काम जब क्या करना है, इसी तरीके से आपने क्या करा? एक पत्थर लिया, पत्थर पे क्या बांध दिया? धागा। घुमाना शुरू कर दिया, धागा टूट गया, तो पत्थर कहां जाएगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि डायरेक्शन किससे दी जाती है? टेंजेंट से दी जाती है। समझ आएंगे बात? ये छोटी छोटी सी बातें हैं अब तक के काम को, मतलब कि अगर मैं बताऊं तो क्या इसमें से कुछ भी पेपर का हिस्सा होगा? कुछ भी नहीं होगा। चैप्टर शुरू करने के लिए पता होना चाहिए। अभी के लिए बस आपको क्या पता है? काइनेमेटिक्स में फोर्स की बात नहीं करी थी, लेकिन अब पूरे चैप्टर में क्या ही चलेगा? फोर्स चलता रहेगा। ठीक है, फोर्स को बताया है। फोर्स या तो किसी की रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन को बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि बदल दे। जैसे दीवार पे जोर लगा रहे हो, नहीं हो पाएंगी सर चीजें, तो ट्राइस वर्ड जो है ना वो आ जाएगा। ऐसे ही आपने जो वो वर्ड क्या पढ़ा है? इनर्शिया। कोई भी बॉडी खुद इस काबिल नहीं है कि वो अपनी स्टेट को बदल सके, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो वर्ड क्या कहलाता है? इनर्शिया। इनर्शिया कितने प्रकार का? 3। हल्का सा आइडिया इसका हमने ले लिया है कि इनर्शिया जो है वो 3 प्रकार का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे तो किस में रहेगी? रेस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या जाना? वो ग्लास वाला एग्जाम्पल, सिक्के वाला एग्जाम्पल, पेड़ और फ्रूट वाला एग्जाम्पल, कारपेट वाला एग्जाम्पल, बस में बैठे थे पीछे गिर गए उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ी हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या करा? पंखे वाला। पंखे को बंद करा, क्या एकदम रेस्ट पे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करा? ब्रेक लगते हैं तो हम कहां जाते हैं? आगे की तरफ। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन। इस वाले चैप्टर में ये चीजें बहुत बढ़िया हैं कि आपको जो है ना बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो अब देखने को मिलेंगी कि आपकी डेली लाइफ में चीजें अच्छा ऐसे होती हैं, इस वजह से पढ़ रहे होगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपने क्या करा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपने पढ़ा कि स्टोन है, स्टोन पे आपने क्या करा? धागा बांधा, धागा अगर टूट गया तो कहां जाओगे? टेंजेंट की डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगली जो चीज है सर वो क्या करनी है आपने? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अगला केस क्या पढ़ा आपने? लॉन्ग ड्राइव वाला केस पढ़ा, जिसमें आप जो है वो क्या कर रहे हैं? सामान को रस्सियों से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि सामान आपके साथ ही जाए। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? मड गार्ड वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मड गार्ड जानते हो? ठीक है, वैसे जो अदेसी भाषा में मुड गार्ड कहते हैं। ठीक है, कि साइकिल है, बाईसाइकिल होगी, ठीक है, मोटरसाइकिल होगी, या फिर अगर मैं बात करूं गाड़ी, उनमें क्या लगे होते हैं? मड गार्ड लगे होते हैं। ठीक है, मड गार्ड लगने का कारण क्या है सर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाली बात होगी। सुने ध्यान से कि अगर मैं बात करूं, ये जो है वो आपका टायर है, तो मड गार्ड जो है ना वो यहां तक लगा होता है सर, नीचे तक नहीं लगा होता। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर डस्ट होगी या कोई भी चीज होगी, आपने अगर देखा हो बारिश के मौसम में, अगर आप स्कूटी बाइक वगैरह चला रहे हैं, आगे वाला बंदा है, उसके जो टायर की क्या है? मड, वो आपके कहां आके लगती है? इस वाले पोर्शन पे आके लग रही होती है। उसका कारण है क्योंकि जो भी मड होगी वो कहां आएगी? टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही होगी सर। मड से बचाना है तो क्या लगाया? मड गार्ड लगाया। ठीक है, मान लो किसी की जो गाड़ी है वो मड में फंस चुकी है और आप जो है उसको क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो पीछे से। ठीक है, तो अगर वो टायर स्लिप कर जाता है तो मड आएगी। क्या मड आपके पैरों को परेशान करेगी? नहीं, सीधा जो कीचड़ है वो कहां जाएगा? आपके फेस पे जा रहा होगा, क्योंकि उसका जो टेंजेंट है वो कहां बन रहा है? तुम्हारी डायरेक्शन में। समझ आ रही है बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसकी वजह से हो रहा है?
तुम्हारे मुंह पे कीचड़ आया, किस कारण की वजह से आया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने पढ़ रखी हैं। अब हम नए काम की तरफ चलते हैं, जो चीजें हमारे पास सिलेबस का हिस्सा हो रही होंगी, जहां से हमारा काम जो है वो बन रहा होगा। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, सुने बेटा ध्यान से। नया कंसेप्ट मतलब कि ये जो चीजें थी ये बस चैप्टर को शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें हैं वो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो चीजें जो है ना वो बन रही होंगी। सबसे पहला जो वर्ड सर हम यहाँ पे सीखेंगे दैट इज योर लीनियर मोमेंटम। हम जो है वो क्या डिस्कस कर रहे होंगे, लीनियर मोमेंटम जो है वो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझें काम करना क्या कुछ है। अब चीजें जो है वो आपको आसान लगेंगी। आसान तो पहली थी पर मतलब कि वो पेपर में आनी नहीं है। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, स्मॉल पी से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल पी। इसके ऊपर क्या लगा रखा है, एरो साइन। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो काम क्या होगा, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर, सुने ध्यान से बेटा, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है, उसको क्या कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम। अगली जो बात है उसके बारे में, ये बात इंपॉर्टेंट है और यहां से चीजें चलेंगे बेटा। इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ। यहां पे स्टार्टिंग में ना आप 9th वाला प्रोग्राम ज्यादा पढ़ रहे होगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जानते हैं आप इस बात को, प्रोडक्ट ऑफ मास टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है कि अगर मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है उसको क्या कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के मास की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, वेलोसिटी से कर देनी है। ये जो वर्ड है सर वो क्या बन जाता है, मोमेंटम। किसी भी बॉडी में मोशन कितना है वो क्या कहलाता है, उसका मोमेंटम। पंखा भाग रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम जो है ना वो वर्ड यूज करेंगे। गाड़ी भाग रही है, आप भाग रहे हैं, कोई भी चीज जो भागेगी उसके पास क्या रहेगा, मोशन। और मोशन है तो सर क्या रहेगा, मोमेंटम। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि इसने क्या बताया है कि मोमेंटम को डिफाइन करना है तो क्या करना है, बॉडी के मास की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, वेलोसिटी से। ऊपर एरो साइन लगा रखा था सर, एरो साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बातें कि सर अगर मैं बात करता हूं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्वांटिटी जो है सर वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगली अगर मैं बात करता हूं इसकी एसआई यूनिट जो है सर वो मुझे बतानी है। इसकी एसआई यूनिट अगर मैं बताऊंगा, मास, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी। वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में। तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया, एसआई यूनिट बतानी है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी बात भी। फिर अगला जो काम है सर वो हमने बताना है सीजीएस यूनिट। अगर मैं बताऊंगा तो सीजीएस यूनिट जो है सर वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम की जगह बेटा क्या लिख सकते हो, ग्राम। ठीक है, मीटर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर। और सेकंड तो किस में रहता है, सेकंड में रहता है। ये बात भी ठीक है। अगली जो बात है सर वो हमने क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। कि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताना चाहता हूं तो किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या है, मास है। मीटर, मीटर के लिए क्या है, L1 है। और सेकंड की बात करूं तो क्या हो गया, T। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, M1 L1 और T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1। तो काम बन क्या जाएगा हमारे पास, M1 L1 T -1। ओके सर, यहां तक की बात है। ये जो पढ़ा है इस तरीके से चीजें चलानी हमने। देखो अब आप जो हैं ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला पहले पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 में, तो कुछ बच्चों को नहीं पता था कि लीनियर मोमेंटम होता क्या। लेकिन अब चीजें जो है वो आप डील कर पाओगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो M1 L1 T -1 इस तरीके से काम करना है। दोबारा देखेंगे कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। इस लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, P से। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई भी बॉडी जो भाग रही होगी
उसके पास मोशन कितना है उसको क्या कहा जाता है, उसका मोमेंटम कहा जाता है। अब वो सीधी भाग रही है तो क्या बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम। वो सर्कल में भाग रही है तो नाम क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। दो टाइप का मोमेंटम है, सीधे भाग रहे हो, लाइन में जा रहे हो तो कैसा है, लीनियर। एंगल में भाग रहे हो तो क्या होगा, एंगुलर। एंगुलर पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए क्या पढ़ना है, लीनियर। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। होता क्या है, मास को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेलोसिटी से। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकंड। सीजीएस में जाएंगे तो किलोग्राम की वजह से ग्राम, मीटर की वजह से सेंटीमीटर, सेकंड को क्या रखा, सेकंड। किलोग्राम का m1, मीटर का L1, टाइम का क्या है, सेकंड हो जाएगा। m1 L1 t-1। ओके, रिपोर्ट है, यहां तक का काम कुछ कहना है, ठीक है। इतने काम को उतारें फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी, शाबाश। चलो ये चीज जो है वो आपने पढ़ ली कि लीनियर मोमेंटम इस तरीके से आपने करा। अब सुने ध्यान से, अब जो है ना एक बेसिक से काम को मैं चला रहा हूं पिछले वाले काम के बेसिस पे कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, सुनो बेटा ध्यान से, इसी को ही आज हमने पढ़ना है कि मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, P बराबर है किसके, m इंटू वी के बराबर है, ठीक है। इसी को ही अगर हमने पढ़ना है, अब अगला काम जो है वो आपने क्या करना है, इसमें तीन चीजें हैं। एक P है, P का मतलब क्या है, मोमेंटम, m मास, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। एक एक को ना कांस्टेंट करते हुए चलो और देखो ग्राफ कैसे बन रहे होंगे। आपने जो है वो ग्राफ बनाने हैं, हालांकि अलग से मैं ग्राफ की क्लास ले चुका हूं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी ये काम जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तीनों में से एक एक चीज को कांस्टेंट करते हुए चलो। मान लो सबसे पहले मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी को। एक बार जो है मैं किसको कांस्टेंट कर देता हूं, मास को कांस्टेंट कर देता हूं, कि एक बार जो हमने कांस्टेंट कर दिया किसको, मास को। ऐसे ही एक बार जो है सर वो हमने किसको कांस्टेंट कर दिया, पी को कांस्टेंट कर दिया। तीन चीजें हैं और तीनों चीजों को आपने एक एक करके क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि पी जो है सर वो हमारे पास बराबर है, और पी बराबर है किसके, सुने बेटा ध्यान से, कि P जो है सर वो हमारे पास मोमेंटम है। और मोमेंटम को अगर मैं लिखता हूं तो मोमेंटम को हमने क्या लिखा, P इज इक्वल टू m इंटू में v करके लिखा। P जो है सर वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, m मास है, और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। ये चीजें हमारे पास है। एक बार v को कांस्टेंट कर दिया तो चीजें क्या बनेंगी, उतारे नहीं, ध्यान से समझे। तो P इज इक्वल टू m और v की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है वो तो पिक्चर में आता नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल में चलता हूं तो P प्रोपोर्शनल है, और P किसके प्रोपोर्शनल है, M के। ये बात ठीक लग रही है आपको कि P इज इक्वल टू एम वी की बात करूंगा तो V क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हट जाएगा सर, P प्रोपोर्शनल है किसके, M के। क्योंकि जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं तो आप कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। बेटा बाद में उतारेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि ये चीज जो है वो हमने कर ली। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट कर रहा हूं। तो सर ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू M की जगह एक बार मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट, और इनटू में क्या हो गया, वेलोसिटी। तो P अब प्रोपोर्शनल किसके चला गया, वेलोसिटी। कब, जब मास क्या है, कांस्टेंट। अब जो है P को कांस्टेंट करता हूं तो कांस्टेंट जो है वो ये लिखा गया, और कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, m इंटू में v। तो अगर मैं m को लिखना चाहता हूं बेटा, m को लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, v। तो m और v जो है वो कैसे हो गए, इनवर्सली। ये लड़का इंटेलिजेंट है भाई। m और v जो है वो कैसे हो गए, इनवर्सली। m ऊपर है और v जो है वो कहां है, नीचे। m और v नीचे हैं तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v। ओके, रिपोर्ट है, यहां तक का काम समझ पाए आप सारी बातों को कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, p इज इक्वल टू mv लिखा है, ठीक है। p इज इक्वल टू mv वाले फॉर्मूले में तीन बातें हैं, तीनों में से एक एक को एक एक बार कांस्टेंट करते हुए चलो, और काम जो है वो आपने ग्राफ बनाने हैं। अब यहां से अगर कोई बच्चा मुझे बताए तो बात का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या रहेगा, ज्यादा। एक गाड़ी है, एक ट्रक है, दोनों की स्पीड कितनी, 30 की। दोनों की स्पीड कितनी, 30 की। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा। समझ आइए बात, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो तो क्या कर दी मैंने, फिक्स 30 कर दी। एक क्या है, गाड़ी, और एक क्या है, ट्रक। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि भाई ट्रक का मास क्या है, ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। अब क्या मान लिया, मास कांस्टेंट है। मान लो एक गाड़ी है, उसका मास तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी है आपके पास, वो गाड़ी एक बार 30 पे भाग रही है, एक बार वही गाड़ी 130 पे भाग रही है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जब वो तेज स्पीड से भागेगी। समझ आ गई ये बात आपको। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करना है, मोमेंटम फिक्स कर दिया। मोमेंटम क्या है, फिक्स है। मोमेंटम अगर फिक्स है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास क्या हो जाएगा, कम। मतलब कि ट्रक है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। गाड़ी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। कब, जब उनके मोमेंटम क्या है, सेम है, ठीक है। इनके बेसिस पे इनके अगर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं तो सर हमें क्या पता है, जो बच्चे पहले से ही कनेक्टेड हैं उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है वो एक बार ग्राफ वाले पोर्शन पे डिस्कस कर लेंगे। P और M का ग्राफ बनाना है सर, P और M का। P की पावर कितनी, 1, M की भी पावर कितनी, 1। 1 पावर को क्या बताया था,
लीनियर बताया था, तुम्हें पता भी था कि लीनियर पावर में क्या वर्ड आया, लाइन। तो सर यहाँ पे क्या खींच जाएगी, एक लाइन खींच जाएगी। और ये ग्राफ कब बना है सर, कब बना है, जब वेलोसिटी जो है सर वो क्या रही है, कांस्टेंट रही। वेलोसिटी क्या रही है, ये वाला पूरा समझ में आ रहा है सिस्टम, ठीक है जी। अगली जो बातें सर वो हमने क्या करनी है, P और V का ग्राफ बना दीजिए सर। P और V का ग्राफ अगर आपको बना के देना है सर, यहाँ पे क्या लिख दिया, P लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, V। यहाँ पे भी P की भी पावर 1, V की भी पावर 1। 1 पावर को क्या कहते हैं बेटा, 9th क्लास में पढ़ा आपने ये, कि ये जो पावर है सर ये कौन सी है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, हुआ लाइन। तो क्या खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। लेकिन कब, ओह ये तो ज्यादा इंटेलिजेंट केस है भाई। तो ये केस कब है, जब मास जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ओके रिपोर्ट है सर, ये भी समझ आ गई है बातें आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में नहीं है। अगली जो बात है सर वो आपने क्या करनी है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, कि सर अगर मैं कब किसका ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है m, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है v। एक जगह m है, दूसरी जगह क्या है v। और m और v कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पता है कि अगर v बढ़ाते हैं तो m क्या हो जाएगा, कम। और इस वाली शेप को क्या नाम दिया था बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम दिया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक ऊपर हो एक नीचे हो तो क्या बनता है, इस तरीके का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये ग्राफ कब वैलिड होगा, ये वैलिड तब होगा सर जब मास जो है वो क्या, वो मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई बात करिए मैंने, बेसिक सी चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। यही चीजें आपने लगातार करनी है, आपका काम बन जाएगा। पूरी 11th में करना क्या है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ ही बनाने, और करना क्या है आपने एक चीज पढ़नी है ध्यान से। पूरी 11th का सार जो है वो ये है, आपने कोई भी बात पढ़ी, वर्ड क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका फॉर्मूला पढ़ा, उसकी यूनिट पढ़ी, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, उसकी क्वांटिटी पता लगाई कैसी है, स्केलर है या वेक्टर। हर काम में यही करवा रहा हूं मैं, और कुछ करवाऊंगा ही नहीं। फिर उसके फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। उसके बेसिस पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन, खेल खत्म सारा का सारा, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने करनी है। ये उतार चुके थे तुम पहले, ये कर लिया है तो ये वाले ग्राफ बनाओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ग्राफ में तो वो पूछेगा। ये RH का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये जो शेप बनी है ना इस तरीके से, इस वाली शेप को क्या नाम दिया जाता है, RH, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ना, इसको हम कहते हैं, ठीक है। कर लीजिए। अब अगला जो काम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आज आए हो ये वाला काम करने के लिए आई हो, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से समझेंगे। कि अगर मैं दो बातें पढ़ूं सर मोशन से रिलेटेड, एक वर्ड आपने बताया है दैट इज योर मोमेंटम। इस बात को मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, और ये लगातार काम जो है ना वो आपका चलता रहेगा। कि एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम, जिसको क्या लिखा जाता है, P से, और P किसके बराबर है, m इंटू वी। अगली जो बात है सर, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन की सर, हम जो है मोशन से रिलेटेड एक वर्ड और पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि इसको 4th यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रूव भी करेंगे इसका, कि काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो हमने पढ़ा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है सर। दोनों को अगर देखें, दोनों मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें भी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, इसमें भी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमने जो काम करना है, सुनेंगे ध्यान से। रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, वो सब जो है वो सर हम बताना चाहते हैं। कि मोमेंटम जो है सर वो मेरे पास क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो मेरे पास क्या है, हाफ mv²। इनमें रिलेशन जो है सर वो मुझे देना है। लीनियर मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा गया है, P से, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको किससे लिखा गया है, EK से। इसके बारे में बात करेंगे, सुने ध्यान से। चलिए जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये जो वर्ड है ना वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, हाफ mv²। तो अगर हम काम करते हैं, सुने ध्यान से, लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा गया, P से, काइनेटिक एनर्जी वो है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ mv²। ये फॉर्मूला मुझे पता है, मुझे जाना कहां है, मोमेंटम में। अब एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सर यहां पे मास की पावर 1 है और वेलोसिटी की भी पावर कितनी है, 1। जितनी पावर मास की उतनी पावर किसकी है, वेलोसिटी। यहां पे चीजें अलग हैं, मास की 1 पावर है और वेलोसिटी की पावर कितनी है, 2। मैंने क्या कर लिया, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, गलत, और मैंने मास से ही क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब चीजें जो है वो क्या होगी, सेम। थोड़ा सा ध्यान से समझे, ठीक है, कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है। तो छोटी बातें सभी को पता है, P का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पता है बेटे? मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इन दोनों में रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है। तो इसमें दोनों की पावर क्या है? सेम। और हाँ, और इनमें जो है एक पावर मास की और वेलोसिटी की कितनी पावर है? 2। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिखना शुरू करा और वो क्या है? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब मास की पावर को भी डबल करने के लिए मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो गया। तो मास से क्या भी करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो चीजें जो होगी हैं सर खत्म, कि ये मास की पावर 1, ये मास की पावर 1, तो क्या हो गया? एम का स्क्वायर, वी का भी क्या हो गया? स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m। ओके रिपोर्ट है सर इतनी बात तो, कि अगर मैं यहां पे काम करता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर था, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से ही क्या कर दिया? डिवाइड। मास इंटू मास करा तो मास का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर है ही, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m। इसको अगर लिखना चाहता हूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m। कि अगर मैं बात करता हूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर की, तो उसको क्या लिखा? एम वी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सर? m इंटू वी। एम इंटू वी को क्या कहता हूं? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होती है? मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखा? पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m हो गया। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है p, और ये क्या हो गया? p का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2m। ये 2m जो है सर वो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो गया? 2m और इंटू में कितना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है? p स्क्वायर। और p की बात करूंगा तो p के लिए इसको सम का क्या कर दूंगा? इसका अंडर रूट कर दूंगा। सही है, ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्राफ आपने पहले बनाए हैं वैसे ही ग्राफ जो है ना इसके बेसिस पे और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी वाले बनाए हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा सर आपने। सुनो, ये जो क्लास है इसके अंदर चारों काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने बिल्कुल बेसिक सी चीजें पढ़ी, कि बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है वो पढ़ा। फिर आपने क्या करा? एक टॉपिक पढ़ लिया लीनियर मोमेंटम, उसके बेसिस पे अब क्या बनाए? ग्राफ बनाए। ग्राफ के बाद किसका नंबर आएगा? न्यूमेरिकल्स का नंबर आएगा। ठीक है, यही पूरा फिजिक्स में होता है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपने। तो वर्ड जो है सर वो हमने क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा। दूसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगली अगर मैं बात करता हूं तो एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? अब पी स्क्वायर बाई 2m। क्योंकि चीज जो नहीं पढ़ी है, ये 9th में नहीं पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर सबने पढ़ रखा है। अब जो नया पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब कितनी बातें? 3। एक बार p कांस्टेंट, एक बार m और एक बार क्या? काइनेटिक एनर्जी। सुनो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो कि काम की चीजों पे ध्यान देंगे। कि सर ग्राफ जो है वो हमने बनाने हैं, वही 3 ग्राफ बनाने, यहां से ही शुरू कर लो सर। एक जो पार्ट है सर वो क्या मान लेते हैं कि m जो है वो क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है, क्योंकि ग्राफ तो 2 में ही बनेंगे ना सर। तीसरी चीज को तो क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। एक बार m कांस्टेंट है, एक बार किसको कांस्टेंट मान लेते हैं? p को कांस्टेंट मान लेते हैं। सुने ध्यान से। और एक बार जो है सर वो क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका ध्यान बोर्ड पे है तो चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान सा काम है, शुरुआती तो है चैप्टर की। 3 ही तो बातें, एक ई के है, एक पी है और एक क्या है? एम है। इनमें एक एक करके कांस्टेंट जो है ना इनको मान लेते हैं। इनको कांस्टेंट मानना तो सर क्या होगा? समझे ध्यान से। एम की जगह अगर कांस्टेंट लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिखा इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2। और मास, जहां मास लिखा है सर वहां क्या लिख दिया? कांस्टेंट लिख दिया। इतनी बात ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m है। 2 कांस्टेंट है और m भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये सारा डाटा तो सर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई किसके? p के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है बेटा? 1। और p का क्या है? स्क्वायर। ये बातें जो है वो मैं बता चुका हूं। देखो सुनो ध्यान से, ये एक क्लास जो है ना वो हम ले चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा खींचेगा? लीनियर लाइन खींच देंगे। एक ऊपर है एक नीचे है तो ग्राफ कैसा खींचेगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और तीसरा जो टाइप है, यही 3 टाइप मेन चलते हैं, बाकी टाइप तो और भी बहुत हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी और पी का ग्राफ खींचना है। सुने ध्यान से बेटा, अब जो अंतर आ रहा है यहां पे जो है वो आपने क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी को। यहां पे आपने किसको लिखा? पी को। एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर क्या है? 2। एक 1 है दूसरी 2 है। 1 और 2 पावर होती है तो पैराबोलिक बात होता है। स्क्वायर किसका है? पी का। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, पी का स्क्वायर है तो ग्राफ को मोड़ देंगे, किसकी तरफ मोड़ देंगे? ई की तरफ। और ये जो शेप है सर ये कैसी शेप है? पैराबोला इसको नाम दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ बना कब है? ये ग्राफ तब बना है सर जब मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये ग्राफ कब बना है? जब मास कैसा है? कांस्टेंट है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझे ध्यान से कि चीजें आपने करनी क्या कुछ है बेटा। कभी भी इस तरीके से काम आएगा, ये जनरल काम हो रहा है।
आपसे कोई भी ग्राफ पूछ सकता है वो कि सर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2m। ओके, इतनी बात। तो मुझे क्या करना है, मास को कांस्टेंट करना है। मास को अगर मुझे कांस्टेंट करना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। m की जगह जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट, 2 इंटू कॉन्स्टेंट, ये तो सब कुछ कांस्टेंट ही हो गया सर। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, पी स्क्वायर के, एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2। इसको नाम क्या देते हैं, पैराबोला, जिसका स्क्वायर है, साइड हो जाए ना थोड़ा सा, तू साइड ऐसे हो जा बेटा, ठीक है। अब काम जो वो क्या करना है, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है 2, एक 1 पावर एक 2 पावर, तो ग्राफ कैसा जाएगा, पैराबोलिक। इसमें करना क्या होता है, जिसका स्क्वायर है ग्राफ को किसकी तरफ मोड़ते हैं, दूसरे वाले की तरफ, ठीक है। तो ई की तरफ जो है वो आपने इस ग्राफ को मोड़ दिया। अब इस पे आ जाओ, इसमें पी कांस्टेंट है सर, पी अगर कांस्टेंट है तो सर काम क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है पी स्क्वायर, पी की जगह तो क्या लिख दिया सर, कांस्टेंट लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 और साथ में क्या हो गया m। अब कांस्टेंट है और 2 भी क्या है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चली गई है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के, कि एक जगह काइनेटिक एनर्जी है एक जगह मास है, और काइनेटिक एनर्जी और मास जो है सर वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से समझेंगे कि यहां पे जो वर्ड है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे जो वर्ड है वो क्या है, मास। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नाम जो है सर वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है इतनी बातें। अगली जो बात है, अगली बात पे चलते हैं। 3 चीजें, एक एक को कांस्टेंट मानना है सर। काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मानूंगा तो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मान लिया तो क्या बन गया, पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना, 2m। ओके, रिपोर्ट है सर कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा, कांस्टेंट, पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। ये तो कांस्टेंट है, 2m को ऊपर ले जाऊंगा तो 2m इंटू कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे तो क्या क्या उठाना है, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, क्या बच गया m, और क्या बच गया p। तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, m की पावर 1। अब देखो एक की पावर कितनी है 1, दूसरे की पावर कितनी 2। 1 और 2 का नाम हो तो सर क्या बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। एक तरफ जो है वो मैं क्या लिखूंगा, p लिख लूंगा, एक तरफ क्या लिख लूंगा m। स्क्वायर किसका है, p का, p का स्क्वायर है तो ग्राफ किसकी तरफ मोड़ दूंगा, m की तरफ मोड़ दूंगा। समझ आ गई बात, ऐसे लिख ले भाई, m प्रोपोर्शनल है p स्क्वायर के, बात तो एक ही है। तो m की तरफ बेंड कर देंगे ना बेटा, कैसे भी बना ले। पैराबोलिक शेप जो है वो आपके पास बन गई, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। इसका कंक्लूजन निकालेंगे, पहले इस वाली बात को उतारें सारे के सारे। यस, अब जिस काम पे आपने ध्यान देना, सुने, ये p और किसका ग्राफ है, मास का। p और m का ग्राफ जो है बेटा वो कैसा बना रखा है, पैराबोलिक। कौन सी शेप है, ये p है वो m है, p और m का ग्राफ अगर बनाना है तो कैसा बन रहा है, पैराबोलिक। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ग्राफ जो है वो किसका है, p और m का। ग्राफ कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर वो आपसे कहे कि ड्रॉ p वर्सेस m ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, p और m का, तो सर क्वेश्चन अधूरा है। p और m के तो पता नहीं कितने ग्राफ बनेंगे सर। एक स्ट्रेट लाइन भी है, वो कैसा भी था वहां पे, पैराबोलिक भी था। वो आपको तीसरा वेरिएबल बताएगा कि सर p और m का ग्राफ बनाओ। कब बनाओ, जब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो आप फॉर्मूले में किसको लेके जाओगे, वेलोसिटी को लेकर जाओगे। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो आपको p और m का ग्राफ बनाना है, कब बनाना है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। समझ आइए बात, कि आप कोई भी काम कर रहे होगे, ध्यान से समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, वैसे ही मुंह मत फाड़, कि काम जो आपने क्या करना है कि आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, वो कब बन पाएगा, जब आपको ये पता हो कि आपने कांस्टेंट किसको रखा है। समझ आइए ये बात आपको, कि जैसे एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि बताओ काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है, बताओ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई डायरेक्टली कह रहा है, कोई इनवर्सली कह रहा है। सर आपका क्वेश्चन ही अधूरा है। आप पहले ये बताओ कि आपने कांस्टेंट किसको रखा है, ठीक है। कि अगर आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो इस वाले फॉर्मूले के अनुसार अगर चलते हैं तो p क्या है, कांस्टेंट, और p अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये बात मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मास जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली। और अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ m v स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूंगा तो मेरा जो फॉर्मूला है सर वो क्या होगा, v कांस्टेंट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के।
ठीक है, मैं कहता हूं आपसे, सवाल जो है, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मास में रिलेशन दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। सर आपका सवाल अधूरा है। आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मोमेंटम को कांस्टेंट कर रहे हो या आप किसको कांस्टेंट कर रहे हो? वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहे हो तो आप फॉर्मूला किसका लगाओगे? वेलोसिटी वाला। और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर है और मास भी कहां है? ऊपर है। सही है ये बात? तो अगर मैं मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी अगर ऊपर है तो मास जो है सर वो कहां है? नीचे। सर दोनों ट्रू हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कार है, ट्रक है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? फिर वही बात आ गई, वो डिपेंड करेगा सर कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहे हो तो ट्रक की ज्यादा होगी, और अगर आप मोमेंटम कांस्टेंट कह रहे हो तो कार की ज्यादा होगी। आई बात समझ में? सारी बात बता दी, फिर कार उठा दी। आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, इस बात पे आप ध्यान देंगे कि वो आपसे कहेगा, कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, वो जवाब दिया जाएगा कांस्टेंट के हिसाब से कि आपने कांस्टेंट माना किसको है। समझ आइए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर ये दोनों बातें क्लियर हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है 12 mv²। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी और मास दोनों कहां हैं? ऊपर। ऊपर है तो सर कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p²/2m। तो यहां काइनेटिक एनर्जी और मास कैसे हैं? इनवर्सली। तो p अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास कैसे भी हैं? इनवर्सली भी हैं। समझ आ गई? आपसे पूछा गया डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स, तो कौन सा रिलेशन? दोनों है। आप बताओ आपको कौन सा चाहिए? आपको वेलोसिटी कांस्टेंट वाला चाहिए या कौन सा चाहिए? मोमेंटम कांस्टेंट वाला। डन है ये बात? आपको समझ आई है बात? अगली जो बात है सर वो क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो आप करोगे वो डील करोगे किसके बारे में? पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दोगे। अ कार एंड अ ट्रक हैव सेम वेलोसिटी, विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? दोबारा बोल दूं, एक कार है एक ट्रक है, तो ट्रक का मास क्या है? ज्यादा। हैव सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या कर दिया? सेम। वेलोसिटी सेम कर दिया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऊपर वाला। सही है? तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। समझ आइए ये बात आपको? अगला सवाल, अ कार एंड अ ट्रक, एक कार है और एक क्या है? ट्रक। हैव सेम मोमेंटम। अब क्या कह दिया है? मोमेंटम क्या है? सेम है। तो विच वन हैज लोअर काइनेटिक एनर्जी? ट्रक। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गई ये बात आपको? कोई दिक्कत है कि आप काइनेटिक एनर्जी या कोई भी पूरी फिजिक्स में काम करोगे वो आज मैंने समझा दिया कैसे करना है। हम कोई भी फॉर्मूला मुंह फाड़ के नहीं लगा सकते यहां पे, क्योंकि एक चीज अनेकों तरीके से कनेक्ट है कि मास और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है। सर रिलेटेड तो कई तरीके से हैं, तुम बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, उसके हिसाब से काम चलाएंगे। समझ आइए बात आपको? ये बातें जो है उतारें, एक बार इंपॉर्टेंट नोट बना के उतारें इसको, फिर मैं अगला काम जो है वो लिखवाऊंगा। ठीक है, पहले ये काम जो है छोड़ दो, इस बात को अभी मत लिखो। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, तुम उसके बेसिस पे लिखना इस काम को। अ कार एंड अ ट्रक, अ कार एंड ट्रक, अ कार एंड अ ट्रक बोथ हैव, अ कार एंड ट्रक बोथ हैव, अ कार एंड ट्रक बोथ हैव सेम वेलोसिटी, अ कार एंड ट्रक बोथ हैव सेम वेलोसिटी, विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? A car and a truck have same, क्या लिखा है? सेम वेलोसिटी, विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ठीक है, तो आप ये ऊपर वाली बात जो है ना पहले ये उतार दो इसमें। ये फर्स्ट वाली उतारना, कभी नीचे वाली भी कर दो। पहले वाली उतारोगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? सर वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv²। यही फॉर्मूला क्यों लगाया बेटा? क्योंकि क्वेश्चन ने जो नाम दे रखा है वो क्या दे रखा है कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी मास के कैसे है? डायरेक्टली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले काम को ऊपर ऊपर वाली बात उतार दीजिए सारी। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं? ये ऊपर वाला उतारना बेटा सारा, ये सीरीज में करें इसको जल्दी, शाबाश। डन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 12 mv²। यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन ने वेलोसिटी को क्या दे रखा था? फिक्स कर रखा था, सेम कर रखा था। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या? ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ट्रक विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसके अंदर, ट्रक विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ट्रक की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। ट्रक विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी।
ट्रक विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। डन है, अगले वाला पार्ट लिखें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्रक विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें जो है ना बेटा उतारनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ कार एंड अ ट्रक, अ कार एंड अ ट्रक हैव, कार एंड अ ट्रक हैव सेम लीनियर मोमेंटम, a car and a truck have same linear momentum, have same linear momentum, which one has, car and a truck have same linear momentum, which one has more, which one has lower लिख लो यार, which one have more लिख लिया है, more लिख लिया तो more से चलाओ, which one have more kinetic energy। एक कार है और एक क्या है, ट्रक है, दोनों की मोमेंटम जो है वो सेम है सर। अब की बार क्या सेम है, मोमेंटम, मोमेंटम सेम है तो सर मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेकंड वाला पोर्शन जो है ना वो लगा लेंगे सर, कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे हैं, इनवर्सली, तो ये मास जो है वो इनवर्सली हो जाएंगे। जब p कांस्टेंट है तो मास किसका कम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो मास ऑफ कार जो है वो स्मॉलर है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ ट्रक, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कि काइनेटिक एनर्जी फॉर कार इज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रक। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। समझ आइए ये बात, आपको कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी, उतार लीजिए, समझ लीजिए, निपटा लीजिए। डन, यस सर, ओके, रिपोर्ट चल रही है यहां तक के काम में, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे करते हैं, काम खत्म करेंगे फिर, शाबाश। चलिए जी, हो गया ये, बोलूं, लिखें फिर, ये समझ में आया, ये बताया क्या है आपको, कांस्टेंट जो है वो देखना है कि कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर क्या दे रखा है, मोमेंटम कांस्टेंट है। जैसा काम है वैसा ही फॉर्मूला जो है वो लगा लेंगे। लिखें, एक क्वेश्चन लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2 times, momentum of a body is increased by 2 times, momentum of a body is increased by 2 times, momentum को कितना बढ़ा दिया गया है, 2 गुना जो है वो बढ़ा दिया गया है। momentum of a body is increased by 2 times, find percentage change, find percentage change in its kinetic energy, find percentage change in its kinetic energy। ठीक है, मोमेंटम को डबल से बढ़ा दिया गया है, एक केस इनिशियल है और एक केस फाइनल है सर, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और किसकी बात हो रही है, मोमेंटम की। तो काइनेटिक एनर्जी ई के है, मोमेंटम की टर्म में इसका फॉर्मूला क्या है, p²/2m है, ठीक है। तो चीजें तो पता है कि सर जाना कहां से है, बात किसके बारे में हुई, काइनेटिक एनर्जी, बढ़ाया किसको था, मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमें पता है। डन है इतनी बात तो। अब एक वर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए सवाल करवाया जा रहा है, दैट इज योर इंक्रीज बाई। क्या वर्ड है, इंक्रीज बाई। बाई जो लेटर है ना बेटा, इस बाई का मतलब है चेंज से, किससे है, कि इतनी जो है वो चेंज कर दी गई। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल वाला जो मोमेंटम है, इनिशियल वाला मोमेंटम कितना था, p के बराबर। इनिशियल मोमेंटम कितना है, p। फाइनल मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वाला मोमेंटम तो कितना है सर, p। कितना और बढ़ा दिया गया, डबल और बढ़ा दिया गया। तो p तो वो था, उसमें कितना और बढ़ा दिया, डबल और बढ़ा दिया। तो अब जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 3p। बाई वर्ड का मतलब क्या है, बाई का मतलब जितना है उतने में जो चेंज है उसको ऐड करना है। कितना बढ़ाया है, इंक्रीज बाई डबल। तो p तो वो था, डबल और बढ़ा दिया, तो पहले वाला और डबल वाला तो 3 टाइम्स हो गई वैल्यू। समझ आ गई बात। बाई वर्ड का मतलब क्या होगा, बाई का मतलब क्या होगा, चेंज होगा। बी के तुरंत बाद सी आता है, तो बी फॉर बाई और सी फॉर चेंज, ठीक है। चेंज कितने का है, 2p का, तो p था, 2p का चेंज हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3p। समझ आ गई ये बात आपको। क्या मास के बारे में कहीं कोई छेड़खानी हुई है, नहीं। तो मास पहले m था, मास बाद में भी कितना ही रहा, m। काइनेटिक एनर्जी पहले E के थी, समझेंगे ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी E के थी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p² / कितना, 2m हमारे पास, ठीक है। कि वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, p² / कितना हो गया, 2m। अब फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बताऊं तो E के डैश बताऊं तो मोमेंटम डैश वाला, ये फाइनल वाला लेना पड़ेगा। फाइनल वाला मोमेंटम कितना है, या ऐसे और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो नए वाला मोमेंटम, फाइनल वाला मोमेंटम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना, 2m।
ठीक है भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बदल चुका है। पी फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2m। फाइनल वाला मोमेंटम जो है सर वो कितना है 3p, इसका क्या है स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2m। 3 का स्क्वायर करूं तो कितना हो गया 9p का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2m। समझ आई है ये बातें आपको कि आपने इंक्रीज बाई कितना मोमेंटम बढ़ा दिया गया, डबल से बढ़ा दिया गया। p था डबल बढ़ाया तो p जमा 2p करा तो कितना हो गया 3p। तो यहां पे क्या लिखेंगे 3p का स्क्वायर, मास तो उतना ही रहा है, 3p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर बाई m। तो ये तो मोमेंटम कौन सा हो गया, पुराने वाली वैल्यूज आ गई। ये जो वैल्यू है वो क्या होगी 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। समझ आ गई ये बात कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी है 9 गुना होगी है। परसेंटेज चेंज बताना है बेटा, क्या बताना है परसेंटेज चेंज। सुने ध्यान से, परसेंटेज चेंज कैसे बताते हैं, पहले भी पढ़ा है आपने, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज चेंज कैसे बताया जाता है, चेंज बाई ओरिजिनल और इनटू में कितना 100। चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस का इनिशियल, चेंज ऐसे ही तो निकाला जाएगा, डिवाइडेड बाई इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 100। फाइनल वाली वैल्यू लिखूं तो फाइनल वाली वैल्यू कितनी है 9 टाइम्स ऑफ ई के, इनिशियल वाली ई के है डिवाइडेड बाई ई के और इनटू में कितना हो गया 100। ऊपर बात करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 8 ई के डिवाइडेड बाई कितना ई के और इनटू में कितना ई के से ई के गया आंसर, चेंज कितने का आ गया 800% का। कितने का चेंज आ गया 800% का चेंज आ गया है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझे। यस सर, पहले तुम अपने डाउट पूछो फिर मैं बताऊंगा बेटा, बाद में उतारना होता है कि काम जो है मोमेंटम p था मास m था, मास तो सेम ही रहा, मास को तो छेड़ा ही नहीं सर। मोमेंटम को क्या कर दिया इंक्रीज बाई का मतलब क्या होता है बेटा उतना और बढ़ाना है। p तो था, कितना और बढ़ा दो डबल का और बढ़ा दो, तो p जमा 2p करा तो कितना 3p। मास m है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर बाई 2m, p की जगह कितना 3p, 3p का स्क्वायर करा तो 9p स्क्वायर बाई 2m। तो एनर्जी कितनी होगी 9 टाइम्स एनर्जी जो है वो होगी। परसेंटेज चेंज बाई ओरिजिनल इनटू में 100। चेंज को क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू में 100। ये 9 है वो 1 है, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8, 8 गुणा 100 करा तो कितना हो गया 800। समझ आ गई बात, उतार लो फिर एक सवाल और करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है बस आज के लिए, ठीक है जल्दी कर लो बेटा, शाबाश। बोलू क्या कर रहे थे, लिखें मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू, पहले वाले सवाल में और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है 2 और पाई का। ये लड़का इंटेलिजेंट है। इंक्रीज टू 2 टाइम्स, फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज, इसी वजह से सवाल करवाया। आज की क्लास काफी बेसिक रही है, आपको बेसिक बातें बताने के लिए इंपॉर्टेंट रहे। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक जो डाटा है सर वो इनिशियल है, एक जो डाटा है सर वो हमारे पास फाइनल है। 2 हैं सर, एक इनिशियल वाला काम है और एक जो काम है वो क्या है सर फाइनल। इनिशियल डाटा है, फाइनल है। आपने क्या करना है, आपको कहा है इंक्रीज टू। देखो 2 वर्ड जो है ना वो बताए हैं और दोनों वर्ड के लिए सवाल करवाए हैं। ये टू का मतलब क्या होता है, जो कह दिया वो फाइनल है सर, कोई एडिशन बेडिशन नहीं। 2 टाइम्स कहा तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी है डबल होगी है बस। बाई का मतलब क्या था इतना बढ़ाओ, p था डबल बढ़ाओ 3p हो गया। इसने क्या कह रखा है इनिशियल मोमेंटम को अगर मैं क्या कहता हूं p कहता हूं तो फाइनल मोमेंटम 2 वर्ड कहा है उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए तो सीधा कितना हो गया वो 2p हो गया सर। समझ आइए ये बात मैंने क्या बताई है कि इनिशियल मोमेंटम p था, 2 जो वर्ड है 2 ने क्या कहा डबल कहा तो फर्स्ट आंसर कितना ही है डबल ही है। वहां पे बाई का मतलब इतना और बढ़ाओ पहले, ठीक है। ये चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा मास तो सर पहले m था, अब भी मास कितना ही रहेगा m ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2m है। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m है। नई काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बताता हूं तो नए वाला मोमेंटम p फाइनल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2m है। p फाइनल की जगह कितना है 2p, तो 2p का क्या करना है स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2m। 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2m। तो ये p स्क्वायर बाई 2m तो क्या है पुराने वाली एनर्जी है, इसको क्या लिख लिया 4 टाइम्स ऑफ e के लिख लिया, ठीक है। कि ये जो हमारे पास नई एनर्जी है वो तो 4 गुना होगी पिछले की।
परसेंटेज चेंज बताना है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। परसेंटेज चेंज क्या होता है सर? चेंज बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज को क्या लिखते हैं सर? चेंज को लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल और इनटू में कितना 100। सुनो बेटा ध्यान से, फाइनल वाला कितना है 4ek, इनिशियल वाला कितना है ek, डिवाइडेड बाई इनिशियल वाला ek और इनटू में कितना है 100। 4ek में से ek को माइनस करूंगा तो 3ek डिवाइडेड बाई ek और इनटू में कितना 100। ek से ek गया, क्या आंसर आ जाएगा? 300% आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 300%। समझ आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। बाई और टू का अंतर पता चल गया। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता है, इस काम को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी पूछ लेंगे।